ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के एक मॉडल है। हमारा मेन ये था मकसद यहाँ पे कि किसान कोई एक पर्टिकुलर फसल पे निर्भर ना हो। इस रीजन में आपके लिए सिट्रस का जो फसलें हैं बहुत अच्छे हैं। इनके अलावा हम लोग मिलेट्स भी ले सकते हैं, खजूर है और अंजीर भी है हमारे यहाँ। खेती का स्वरूप क्या होगा अगर वो तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे? कब हमको फर्टिलाइजर अप्लाई करना होगा, कब पेस्टिसाइड अप्लाई करना होगा, प्लांट की क्या हेल्थ कंडीशंस है, ये सारे चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसानों के साथ में खेती को लेकर तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। हालात ये हैं कि खरीफ के मौसम में आप बांदा या इसके आसपास के ज़िलों में जाएंगे तो कई जगह पर आपको खाली खेत मिल जाएंगे, वहां पर किसानों ने कुछ भी नहीं लगाया है। लेकिन इन हालात के बीच में भी अब आखिर किसान अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। हम पहुंचे इस समय बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में और यहाँ पर आज हम आपको कुछ ऐसे मॉडल्स की जानकारी देंगे जिन्हें अपनाकर किसान इन चुनौतियों के बीच में भी एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं खेती से। हमारे साथ में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SVS राजू जी मौजूद हैं। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के एक मॉडल है जिसमें किसान हमारे यहाँ आते भी हैं, दिखते भी हैं। पर्टिकुलरली इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स मॉडल में हम खरीफ के फसलों के साथ साथ बागवानी के जो कुछ फसलें और जो हमारे पॉन्ड हैं और कुछ पोल्ट्री का भी जो इनको इंटीग्रेट करते हुए हमारा मेन ये था मकसद यहाँ पे कि किसान कोई एक पर्टिकुलर फसल पे निर्भर ना हो। कंप्लीट IFS सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यहाँ किसान क्यों नहीं अपना रहे? इसका मेन मुद्दा ये है कि किसानों को एक जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। भाई अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री डायरी के साथ अगर चलना हो, 2-4 गाय को रखना हो तो किस नस्ल के गाय रखनी होगी आपको और किस मतलब और उनकी आमदनी कैसे बढ़ाया जाए और उस नस्ल को आपको मेंटेन करते हैं। आप सिर्फ मैं गाय भैंस की बात नहीं कर रहा हूँ और उनके अलावा जो हमारे पोल्ट्री की बात करते हैं, चिक्स की बात करते हैं या फिर डकरी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि हर मॉडल को हम अपनाते हुए जो एक सक्सेसफुल मॉडल जब हमें एक तय कर रखा है कि इन नस्ल के साथ अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो यहाँ पे अमूमन जितना जो हमारे नस्ल है यहाँ की बुंदेलखंड की, वो 1.5 से लेकर 2 लीटर ऑन एवरेज वो उतना ही दूध देती है। लेकिन हमारे जो नस्ल है, हम जो क्रॉस ब्रीड करके रखे हैं जो यहाँ लोकल नस्ल के साथ, ये अभी हमारे 3.5 से लेकर 4 लीटर दूध देते हैं। डबल प्रोडक्शन है। तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में एक मुख्य विषय है कि आपको जो भी चीज़ें अपनानी है, जैसे आप इस रीजन में आपके लिए सिट्रस का जो फसलें हैं बहुत अच्छे हैं। आप जितने जो यहाँ पे ये जो प्लांटेशन है आप देखेंगे, हर में सब में जो इस तरह के जो फल लगे हुए हैं, मौसम्बी के और किन्नू की है और संतरे की हैं, इस तरह अलग अलग जो हमने लगा के रखे हैं, इन सब में मतलब आप देखेंगे तो एक अच्छा किसानों को एक विकल्प के रूप में ये आमदनी ये हो सकती है। यानी एक तो सिट्रस फ्रूट्स का आप सुझाव देते हैं कि उसके ऑर्चर्ड्स लगाएं, बागवानी करें। बिल्कुल। इनके अलावा हम लोग मिलेट्स भी ले सकते हैं। अभी जो जितना एरिया अभी ये बैरन जो देख रहे हैं, इस एरिया को हम अब कोई ना कोई सब्जी जो गर्मी की उनसे लेके चलेंगे, वो भिंडी हो और वो बैगन हो, एक अच्छा सा आमदनी यहाँ पे भी हो जाएगा। और इस तरह के ये पूरे के पूरा हमारा जो IFS यूनिट है ये 2.5 हेक्टेयर की एरिया है। 2.5 हेक्टेयर एरिया में हम किसी जगह हमने जैसे वो जो आप देख रहे हैं कि जो घास वहाँ पे जो उगाया गया वो भी एक पर्टिकुलर किस्म का घास है। आप काटते जाइए, वो अच्छा सा उसका पैदावार होती है और हम हरा चार जो है ना फिर गाय भैंसों को खिला सकते हैं। और सर फसलों में क्या विकल्प आप देंगे? खजूर है और अंजीर भी है हमारे यहाँ, जो उनकी प्रोडक्शन हमने 3 साल पहले हमने पौधा लगाया और आज वो पौधे हमें जो है मैंने फसल दे रही है ना। उनके अलावा फिर हम जैसे बेल की बात करते हैं, आंवला की बात करते हैं, जो आजकल मैक्सिमम इनके जो यूटिलाइजेशन है हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, है ना। इस तरह के जो उनका भी एक अच्छा फ़ायदा वो उठा सकते हैं किसान जी। दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मुख्य फसलों में यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि आप बढ़ावा दीजिए। बुंदेलखंड जो है हमारे उत्तर प्रदेश के पल्स बाउल ही कहते हैं इनको। इसमें एक छोटा सा आजकल जो भी है मतलब थोड़ा सा किसान पल्स के मतलब दूर भाग रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे इनकी जो फूड जो वैल्यू चेन सिस्टम में जो मार्केटिंग उसमें थोड़ा सा इनको बाधाएं आ रही है। तो अब किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इंटरेस्ट है वो खरीफ में धान के ऊपर और रबी में गेहूं के ऊपर उनका अपना ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिसके वजह से हमारा जो धान का जो है ना एकरेज जो है बढ़ के अब लगभग 75,000 हेक्टेयर में बुंदेलखंड रीजन में बोया जाता है। और ये गेहूं देखिएगा लगभग 8 लाख हेक्टेयर में। इसका पहले इन दोनों का हमारे पल्स की बात करते हैं, ऑयल सीड की बात करते हैं, दलहन तिलहन की, इतना एरिया में ये दोनों क्रॉप्स हुआ करते थे। जैसे तिल है ना, लिनसीड है वो, और पल्सेस में मसूर है, अरहर है, उड़द है
और मूंग है और चिकपीच मतलब चना जिसको कहते हैं, ये सारे चीज़ें हमारे मुख्य फसल हुआ करते थे। अब आज भी वैसे चना और अरहर की जो दालें और उड़द, ये मेजर हमारे जो पल्स क्रॉप्स में गिनी जाती है आज भी, और इनके प्रोडक्शन भी अच्छा है हमारे यहाँ। लेकिन ये जो हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज जो आ रहा है, द रीज़न कि इनकी जो मार्केटिंग में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर दलहन का और तिलहन का क्षेत्रफल घटेगा तो आप निर्भर कैसे होंगे उस इनके जो वेराइटीज है, जो किस्म है, तो उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने मतलब ये कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का स्थापना होकर लगभग 15 वर्ष हो रहे हैं। इस 15 वर्ष में हमने 4 अलसी के वैरायटी निकाले हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ है, जो किसान अपनाए हैं। और इसके बाद एक जो वेजिटेबल में स्पॉन्ज गार्ड के एक वैरायटी निकाले हैं, है ना, केन स्वादिष्ट करके। और इन सब जो वैरायटीज़ हमने जो प्रोड्यूस किए हैं वो किसानों में मतलब प्रचलित है। एक और मुख्य विषय ये है कि अब हम इक्रिसाट जो हैदराबाद में जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, उनके साथ मिलके हम 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाए हैं। उस योजना के तहत हम अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, हम सिर्फ पल्सेस में जो दलहन की जो फसलें हैं उनके जो अलग अलग वैरायटीज़ जो किसानों के लिए जो लाभदायक है उससे बात करें। किसान ये सोचते हैं कि भाई अरहर का जो फसल है अगस्त में बोई जाती है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वो लगभग मार्च अप्रैल तक चला जाता है, उसमें किसान सिर्फ एक ही फसल ले पाता है। तो किसान को अब हम ऐसे मतलब दलहन की जो फसल उनको दे दे जो शॉर्ट ड्यूरेशन के हो, कम ड्यूरेशन का हो। और उसमें एक रिसर्च के साथ हमारी ये जो प्रोजेक्ट चलेगा हमारा, उसमें हम यही चीज़ ले आएंगे कि लगभग मतलब 75 से लेकर 80 दिन के अंदर हमारा जो अरहर का जो फसल है वो मैच्योर हो और उसके वो हार्वेस्ट होके किसानों के हाथ में खरीफ के सीज़न में ही, ताकि वो जो क्षेत्रफल है वो फिर अगले रबी फसल के लिए तैयार मिले उनके लिए। तकनीक का इस्तेमाल करके जो किसान है उसके जीवन में क्या लगता है बदलाव आ सकता है? खेती का स्वरूप क्या होगा अगर वो तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे? जो लेबर का जो जितना दिक्कतें हमें मतलब दिखाई देती है कि हमें लेबर नहीं मिलते, समय से नहीं मिलते हैं, और इन सारे दिक्कतों के क्योंकि किसान बहुत परेशान रहते हैं, अगर इस तरह के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक मेन ये जो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसमें निर्भर नहीं रहेंगे। और दूसरा, इस टेक्नोलॉजी से जो हम टाइमली कि कब हमको मतलब फर्टिलाइज़र अप्लाई करना होगा, कब पेस्टिसाइड अप्लाई करना होगा, प्लांट की क्या हेल्थ कंडीशंस है, ये सारे चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। और इन सारे विषयों में जब हमारे पास जानकारी होगी उसके विकल्प भी हम सोच सकते हैं समय से, ताकि हम उनके उस तरह का ट्रीटमेंट दे दें और हमारा पौधा अच्छे से रहे, हेल्दी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं जो टिप्स आपने आज यहाँ पर दिए हैं इसके बाद आने वाले समय में जो आज खेत खाली नज़र आ रहे हैं खरीफ के, शायद अगले मौसम में वो नज़र ना आए इन मॉडल्स को अपनाकर। तो आपने देखा ये मॉडल खेती का कि किस तरह से आप IFS मॉडल को अपनाएं, कौन सी फसलें हैं जो इस क्षेत्र में किसानों की मुश्किलों को दूर कर सकती हैं, एक अच्छी आमदनी दे सकती है, तकनीक का जो इस्तेमाल है वो कितना अहम हो जाता है किसानों के लिए। तो आप भी इन चीज़ों को अपनाएं, विश्वविद्यालय आएँ और जानकारियाँ लें और उसके बाद अपनी खेती को और बेहतर तरीके से करें जिससे आपको एक अच्छी आमदनी भी मिले। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।